गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल क्वांटम मिशन। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास नाम के एक एनजीओ ने एक असेसमेंट पब्लिश की है इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन के ऊपर। तो नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6000 करोड़ के बजट के साथ 2031 तक का ये मिशन अप्रूव किया था, ताकि सीड, नर्चर और स्केल अप किया जा सके इंडस्ट्रियल आर एन डी को और क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोसिस्टम बनाना, इंडिया को वन ऑफ द लीडिंग नेशंस की तरह पोजीशन करना, ये सब इसका मिशन है। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि 50 से लेके 1000 तक 1000 फिजिकल क्यूबिट्स तक के क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो विद इन 8 ईयर्स बनाए जाएं। सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाई जाए। लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस किया जाए दूसरी कंट्रीज़ के साथ। इंटर सिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए लगभग 2000 किलोमीटर्स तक। और मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क्स क्वांटम मेमोरीज के साथ बनाए जाएं। ठीक है। तो अब इसके फोकस एरियाज क्या हैं? मैग्नेटोमीटर्स बनाना, एटॉमिक क्लॉक्स बनाना, सिंगल फोटोन सोर्सेज डिटेक्टर्स बनाना, क्वांटम मटेरियल्स बनाना जैसे कि सुपर कंडक्टर्स या फिर नॉवल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स। तो मिशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको 4 थीमेटिक हब्स के थ्रू जो है वो किया जा रहा है: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। तो ये हब्स जो है वो न्यू नॉलेज भी जनरेट करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? कंट्री की जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो एक ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के लेवल पर जाएगा, और कई तरह के सेक्टर्स जैसे कम्युनिकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल, एनर्जी, ड्रग डिज़ाइन, स्पेस, बैंकिंग, सिक्योरिटी, इन सब में जो है वो हेल्प मिलेगा। मिशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा नेशनल प्रायोरिटीज़ को भी, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्केल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब अगर हम असेसमेंट करें इस रिपोर्ट के हिसाब से, इतिहास एनजीओ ने जो बनाई है, तो इंडिया ने सही किया लॉन्च करके मिशन। और इंडिया वन ऑफ द 17 कंट्रीज़ है जिनका एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम है क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन इंडिया को लार्ज गैप्स को जो है ओवरकम करना होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया की स्पेंडिंग अभी सिर्फ $0.75 बिलियन की है, जबकि चाइना और जो यूएस की है, चाइना की तो खासकर $15 बिलियन तक पहुंच चुकी है, और चाइना यूएस की $3.7 बिलियन तक है। इंडिया बहुत पीछे है अभी यूएस और चाइना के से, अगर हम इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स भी देखें तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में। तो असेसमेंट रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि 110 से लेकर 145 इंडियन रिसर्चर्स हैं जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर लेवल पर काम कर रहे हैं क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में, कई तरह की लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूशंस में। इंडिया जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है इन एरियाज रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजीज़। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्लानिटरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एस्टेरॉइड्स। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्टेरॉइड डे 2024 के समय पर इसरो चेयरपर्सन जो हैं उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है ताकि प्लानिटरी प्रोटेक्शन सिस्टम्स अगेंस्ट एस्टेरॉइड्स डेवलप किया जा सके। तो एस्टेरॉइड इम्पैक्ट अवॉइडेंस सिस्टम होता क्या है? तो ये वो मेथड्स हैं जिससे हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको पोटेंशियल कोलिजन कोर्स विद अर्थ से जो है वो रोक सकते हैं, उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैसिव सुनामीज या मल्टीपल फायर स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं अगर वो अर्थ से टकरा जाए। तो लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट जो कि 10 किलोमीटर वाइड था वो जब टकराए, तो चिकसुलुब क्रेटर युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको के नीचे जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। और इसी जो है टकराने की वजह से ही जितने भी नॉन एवियन डायनासोर्स थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो कहा जा रहा है कि मेजर चांसेस हैं कि कुछ आने वाले फ्यूचर में भी ये इवेंट हो सकती है अगर हम डिफेंसिव मेजर्स नहीं लेंगे तो नासा का स्पेसक्राफ्ट डार्ट मिशन भी जो है 2022 में डायमॉर्फस को ऐसे इम्पैक्ट कर चुका है, टारगेट कर चुका है। ऐसे ही 2025 में चाइना ने भी प्लान किया है कि वो एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को जो कि टारगेट करेंगे, और वो एक एस्टेरॉयड होगा ऑफकोर्स। तो इंडिया की अगर हम जर्नी देखें तो 2004 में इंडियन ऑब्जर्वेटरीज ने एक 340 मीटर साइज़ का एक जो है अपोफिस नाम का ऑब्जेक्ट देखा था, जो कि लगभग 360 डेज जो है वो अपने स्पेयर पर घूमता है। और कहा जा रहा था कि एक सब्सटेंशियल रिस्क एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ को इम्पैक्ट करेगा। कहा जा रहा है कि 2029 में ये 32,000 किलोमीटर अवे रह जाएगा अर्थ से, और अगर उसमें ज़रा सा भी चेंज आया कुछ ग्रेविटी में तो ये एक इम्पैक्ट दे सकेगा अर्थ को 2036 में। तो इसरो ने प्लान किया है कि 2029 में इस स्टडी को जो है वो हम करेंगे एस्टेरॉयड की, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे कि कैसे इसको अर्थ पर क्रैश होने से रोका जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो इसरो जो है वो अपोफिस एस्टेरॉयड मिशन, जो कि एक जॉइंट मिशन है जापान, यूरोप और नासा का, उसके साथ भी कोलैबोरेट करेगा। ठीक है।
तो इंडिया के अगर हम फ्यूचर देखें प्लानिटरी डिफेंस में, तो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंटिफिक डिस्कवरी में। इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर सकता है बाकी कंट्रीज़ के साथ जो कि ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं इस फील्ड में, और वर्ल्ड वाइड प्लानिटरी डिफेंस प्रोग्राम जो है उसका पार्ट इसरो बन सकता है। लेकिन इसरो जो है वो भी ह्यूमन स्पेस मिशन में जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए फंड्स उसके पास उतने अवेलेबल नहीं है कि वो ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स एस्ट्रॉयड मिशंस के लिए शुरू कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंसेट स्टडी ऑन एयर पॉल्यूशन। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी पब्लिश की गई है लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल द्वारा, जिसमें कहा गया है कि एयर पॉल्यूशन एक मेजर हेल्थ कंसर्न है इंडिया का। जो 10 ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ जो है इंडिया में, उनमें PM2.5 लेवल्स जो है वो बहुत हाई पाए गए हैं। तो अगर हम देखें तो WHO ने भी 2021 में एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिवाइज्ड जो है वो प्रेजेंट की थी। तो ये रिवाइज नॉर्म्स जो है 6 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पर या 6 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनको जो है रिकमेंडेड लेवल से कम रखा गया है। 2005 में जो रिकमेंडेड लेवल्स थे उनसे कम रखा गया है 2021 में। तो जो WHO के नॉर्म्स हैं वो बाइंडिंग तो नहीं होते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, और लेकिन जो है एयर क्वालिटी से जो है इंटरनेशनल इमेज जो होती है उस कंट्री की, वो अफेक्ट ज़रूर होती है। तो अगर हम की हाईलाइट देखें स्टडी की, तो दिल्ली के हिसाब से जो है ये स्टडी की गई है, और उसमें कहा गया है कि 11.5% जो एनुअल डेथ्स थी वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही हुई हैं दिल्ली में, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज देखें अगर हम पूरी किसी भी सिटी में हमारे इंडिया में। और बाकी 10 मेजर सिटीज़ में भी 33,000 डेथ्स एनुअली एट्रीब्यूट की जा रही हैं एयर पोल्यूशन को, और 7.2% ऑल डेथ्स जो है इन सिटीज़ में एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। तो PM2.5 का एक्सपोजर जो है वो WHO की सेफ लिमिट से 99.8% ऑफ द टाइम जो है वो ज़्यादा ही रहता है, और मॉर्टेलिटी जो है वो 1.42% इंक्रीज़ हो जाती है जितनी बार 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर राइज देखने को मिलता है PM2.5 लेवल्स में। तो सिटीज़ में जहाँ पर लोअर पोल्यूशन लेवल है वहाँ पर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिले हैं जो है लोअर एक्सपोजर लेवल्स के हिसाब से। और हमें न्यू इंसाइट्स दे रहा है ये कि कैसे हेल्थ इम्पैक्ट्स जो है वो एयर पोल्यूशन के होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम निकाला 2019 में, ताकि 2017 के लेवल्स के हिसाब से 2017 के लेवल्स पर हम जो है 2024 में अपने जो है PM2.5 और PM10 कंसनट्रेशंस को 20 से 30% रिड्यूस कर सकें। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी निकाला गया ऐसे ही 2014 में, जिसमें कि जो है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन ऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, इन सब को जो है वो 8 पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया मंगोलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है वो कंडक्ट की जा रही है उमरोई मेघालय में, और ये 16th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। पिछले साल जो है ये जुलाई 2023 में कंडक्ट की गई थी, और अल्टरनेटिवली ये इंडिया और मंगोलिया में कंडक्ट की जाती है। जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन में जो है करने का इसका फोकस रहता है, और ऑफ कोर्स इंटरऑपरेबिलिटी भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन गौर। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई डेकेड्स के बाद जो लोकली एक्सटिंक्ट इंडियन गौर है वो स्पॉट किया गया है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। तो इंडियन गौर, जिसको हम इंडियन बिसन भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट और टॉलेस्ट है फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल में। इंडिजिनस है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स ऑफ एशिया में। तो ये प्राइमरीली एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है पाया जाता है। ये हिली टेरेन्स को प्रेफर करता है 1500 से 1800 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड से कम एरियाज़ में, और कन्वेक्स शेप होता है इसका फोरहेड। लिम्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के हॉर्न्स होते हैं, और शॉर्ट टेल होती है। गौर एक सोशल एनिमल है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तो अगर हम NSTR को देखें तो ये नालामाला हिल रेंजेस में आंध्र प्रदेश के पड़ता है, और टाइगर रिजर्व है ये 1983 से, और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इनफैक्ट इंडिया का। यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। कृष्णा रिवर जो है इस रिजर्व के थ्रू ही जाती है, और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बैम्बू और ग्रास के अंडरग्रोथ के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेटा 3D AI सिस्टम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेटा ने रिसेंटली एक न्यू AI टूल इंट्रोड्यूस किया है जो कि जनरेट और रीटेक्सचर कर सकता है 3D ऑब्जेक्ट्स को इन अ मिनट। तो मेटा 3D जेन
जनरेटिव एआई सिस्टम कंबाइंड एआई सिस्टम है जो कि हाई क्वालिटी 3D असेट्स जनरेट कर सकता है। 2 एआई पावर्ड सब सिस्टम्स हैं इसमें, मेटा 3D असेट जन और मेटा 3D टेक्सचर जन। तो यूज़र जो है वो इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड 3D मैश को भी जो है वो यूज़ कर सकता है और उसको जो है वो रीटेक्सचर कर सकता है उसका। तो कैसे काम करता है, पहले तो इनपुट लेगा यूज़र से, फिर उसका 3D असेट बनाएगा जो भी प्रॉम्प्ट जो है यूज़ के करके, और उसके बाद हायर क्वालिटी टेक्सचर और PBR मैप्स जनरेट करता है 3D असेट के स्टेज 1 पे। और जब सेकेंड स्टेज होती है तो उसमें जो है इंडिविजुअली जो है वो टेक्स्ट टू टेक्सचर जनरेटर भी कर सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रुद्रम 1 मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का टेस्ट किया है, जो कि DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया है। तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, DRDO द्वारा बनाया गया, और इसको इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 330 MKI फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। तो ये रेडिएशन एमिटिंग टारगेट्स को हिट करेगा, और इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक है। मैक 2 तक की इसकी स्पीड है, और एनिमी के एयर डिफेंस ऑपरेशंस को सप्रेस करने का इसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ह्यूमिड हीट। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडिया के लोग हैं जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ ह्यूमिड हीट ड्यूरिंग मानसून से अफेक्टेड है, वो इंक्रीज़ हुए हैं लगभग 67 करोड़ से, अगर हम पिछले 70 साल का डेटा देखें तो ह्यूमिड हीट क्या होती है, जब हाई टेम्परेचर के साथ हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर भी होता है एयर में। तो ये जो हाई हीट जो है, हाई टेम्परेचर और हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर जो है, वो इवन जो ड्राई एनवायरनमेंट में के जो है सेम टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म लगता है, ज़्यादा डेंजरस होता है ये, क्योंकि मॉइस्चर इस टाइम पर इवेपोरेट नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा हीट रहती है बॉडी में, उसकी वजह से जो है बॉडी ठंडी नहीं हो पाती है। तो इससे जो है स्टिकीनेस रहती है, हॉट और ह्यूमिड हीट रहती है। हाइपरथर्मिया मतलब ओवर हीटिंग जो है बॉडी में हो जाती है, और उसकी वजह से जो है हीट आपकी आउट नहीं हो पाती है बॉडी में, तो आपकी बॉडी में ओवर हीटिंग होती है। तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होना, फैटीग, मसल क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्शन, फेंटिंग, हीट स्ट्रोक, ये सब हो सकता है। अब ड्राई हीट क्या है, ड्राई हीट जो है होती है कि टेम्परेचर तो हाई है लेकिन ह्यूमिडिटी कम है। तो एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, बॉडी बहुत जल्दी जल्दी जो है वो वाटर के थ्रू जो है वाटर आपका या स्वेट होता है वो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को उतना गर्म नहीं लगता है जितना टेम्परेचर होता है। ड्राई हीट जो है वो टॉलरेबल रहती है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे जो है बॉडी से डिहाइड्रेशन करती रहती है, और उसकी वजह से जो है वो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is National Quantum Mission. So this topic is important for your science and tech section. So Itihas is an NGO which has recently published an assessment of India's National Quantum Mission. So Union Cabinet had approved the National Quantum Mission in April 2023 at a cost of 6,000 crore rupees from 2023, 2024 to 2030 and 2031 period. So the aim is to seed, nurture and scale up scientific and industrial R&D and create an innovative ecosystem of quantum technology. So this initiative will accelerate quantum technology-led economic growth, foster the ecosystem in the country, and position India as one of the leading nations in the development of quantum technologies and applications. So the mission objectives include developing an intermediate-scale quantum computers with 50 to 1,000 physical qubits within 8 years, and also to make satellite-based secure quantum communications, long-distance secure quantum communications with other countries, intercity quantum key distribution over 2,000 kilometers, and multi-node quantum networks with quantum memories. So the focus areas include developing magnetometers with high sensitivity in atomic systems, creating atomic clocks for precision timing, communications and navigation, supporting the design and synthesis of quantum materials like superconductors, developing single photon sources detectors and entangled photon sources for quantum communication. So the mission implementation includes the establishment of 4 thematic hubs made in top academic and national R&D institutes in the following domains, that is quantum computing, quantum communication, quantum sensing and metrology, and quantum materials and devices. So these hubs will be focusing on generating new technology or knowledge through basic and applied research, promoting R&D in their respective areas. So this national quantum mission will have the potential to elevate India's development ecosystem to a level of global competitiveness, and it will greatly benefit various sectors including the communication, health,
financial and energy sectors. This will also provide a significant boost to national priorities also. So what is this assessment report that tells us about National Quantum Mission? As per this assessment, India may have done the right thing by launching this mission, and India is just one of the 17 countries to have a dedicated government program to back research in quantum technologies. But as per the current report, that the country is has to overcome a lot of difficulties, especially in terms of funding, since we are spending just $0.75 billion in quantum technologies, whereas China is spending $15 billion. Similarly, US is spending $3.75 billion. So basically, we are far behind in terms of funding, and not just in terms of funding, but in terms of patents obtained in quantum technologies till now. About 110 to 145 Indian researchers at the principal investigator level are already working on quantum technologies at major laboratories and institutions, and India was also producing the highest number of graduates in areas related to quantum technologies. So the next topic is planetary protection against asteroids. This topic is important for your science and tech section. So speaking to mark the Asteroid Day 2024, ISRO chairperson has emphasized the necessity of international collaboration in developing planetary protection systems against asteroids. So what is asteroid impact avoidance? It encompasses the method by which near-Earth objects on a potential collision course with Earth could be diverted away, and these near-Earth objects would cause massive tsunamis or multiple firestorms depending on its impact location. So a collision 66 million years ago between Earth and object approximately 10 kilometers wide would have has created or produced the Chicxulub crater, which is buried underneath the Yucatan Peninsula in Mexico, and it has also triggered the extinction of all non-avian dinosaurs. So, with the chances of a major collision are while the chances of a major collision are low in the near term, but it is near certainty that one will happen eventually unless defensive measures are taken. So in 2022, NASA also launched the DART mission. Similarly, in 2025, China is also launching another deflection mission to near Earth object 2019 VL5. So if we look at India's journey in planetary defense, so in 2004, Indian observatories were able to see an object that was 340 meters in size, and they came to a conclusion that there is a substantial risk that this asteroid will reach and impact Earth. This object is known as Apophis, and its sphere is 360 days, and it can often be seen in the vicinity of Earth. In 2029, it will come to a distance of about 32,000 kilometers away from Earth, and if there is any change in its gravity, then it will have an impact on Earth in 2036. So ISRO is planning to look at this asteroid in 2029 and prevent this asteroid from crashing onto Earth. Okay, so ISRO would also be collaborating with Apophis asteroid mission, which is a joint mission of Japan, Europe, and NASA. So, of course, apart from posing threats to Earth, these asteroids also offer significant opportunities for scientific discovery. India should start by collaborating with other nations which have already started working in this area, and ISRO should also be part of the worldwide planetary defense program in collaboration with other agencies. So with ISRO heavily invested in human space missions to launch an astronaut in space, the space agency is believed to be lacking funds for new projects like asteroid missions. Okay. So the next topic is Lancet study on air pollution. This topic is important for your science and tech section. So recently a study was published by the Lancet Planetary Health Journal, and it found that air pollution is a major health concern in India. So 10 of the largest and most polluted cities were linked to high PM 2.5 levels. So WHO in September 2021 had strengthened its air quality guidelines. The revised norms were given for 6 pollutants. The recommended levels for all these 6 pollutants have been revised downwards from the existing norms which were in place since 2005. These norms are not binding on any country, but still air quality does affect the international image of a country. So if we look at the Lancet study, then observations have been made with respect to Delhi. 11.5% of annual deaths in Delhi were due to air pollution. This is the highest percentage for any city in India. Similarly, situation is the same in 10 major cities where more than 33,000 deaths annually are attributed to air pollution. On an average, 7.2% of deaths in these cities are caused by air pollution. So PM 2.5 exposure
has exceeded WHO's safe limit in 99.8% of the days. Mortality rate increases by 1.42% for every 10 micrograms per cubic meter rise in PM 2.5 level. So cities with lower pollution levels like Bengaluru and Shimla have shown stronger effects due to sharp risk increases at lower exposure levels. So this study has offered us new insights into the health impacts of air pollution. So what are the steps which have been taken by Government of India? So we have already launched the National Air Clean Air Program in 2019 to improve air quality, which has a target to reduce 20 to 30% of PM 2.5 and PM 10 concentrations by 2024 from the 2017 levels, that is the base year of that. So National Air Quality Index was also launched in 2014 to disseminate information on air quality about 8 pollutants. Okay. So the next topic is exercise nomadic elephant. This topic is important for your security section. So India Mongolia joint military exercise nomadic elephant is scheduled to be conducted in Omroi, Meghalaya. This is the 16th edition of this exercise, which is an annual training conducted alternatively in India and Mongolia. The last edition was conducted in Mongolia in July 2023. The aim is to enhance joint military capability of both sides, especially in semi-urban and mountainous terrains, and of course to facilitate the development of interoperability. So the next topic is Indian gaur. This topic is important for your environment section. So after several decades, the locally extinct Indian gaur has been spotted in Nagarjun Sagar Tiger Reserve in Andhra Pradesh. Indian gaur is the Indian bison, and it is the largest and tallest in the family of wild cattle. So gaurs are indigenous to the south and southeast parts of Asia. They are primarily the denizens of evergreen and semi-evergreen forests, along with moist deciduous forests with open grasslands. They prefer hilly terrains below an altitude of 1500 to 1800 meter with large and undisturbed forest tracts and abundant water. They have a convex shape on the forehead. The limbs are very strong and sturdy. Both males and females possess horns. They have a typically short tail, and gaur is also a social animal. So the IUCN Red List status is vulnerable. So what is Nagarjun Sagar Sri Salam Tiger Reserve? It is located in Nalamala Hill Ranges of Andhra Pradesh. It attained the status of a tiger reserve in 1983. Of course, it is India's largest tiger reserve in the country. And two wildlife sanctuaries also run or they constitute this tiger reserve, that is Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Gundla Brahmeshwaram Wildlife Sanctuary. The river Krishna runs through this reserve, and the tropical dry deciduous forests are there, and they have an undergrowth of bamboo and grass in this tiger reserve. So the next topic is Meta 3D AI system. This topic is important for your science and tech section. So recently Meta has introduced a new AI tool which can generate and retexture 3D objects in under a minute. So it is a combined AI system that can generate high quality 3D assets. It uses two AI powered subsystems called the Meta 3D Asset Gen and Meta 3D Texture Gen. Any user can also provide the system with an already created 3D mesh, and which is essential for the structure of a 3D model, and it can also add texture to it. So how it works? First, it takes the input from the user. In the first step, the Meta 3D Asset Gen system creates an initial 3D asset based on the user prompt. In the second stage, the higher quality texture and PBR maps are generated for the 3D asset, which was generated in the first stage. And additionally, the Meta 3D Texture Gen system can also be used individually by the user as a text to texture generator. Okay. So the next topic is Rudram 1 missile. This topic is important for your security section. So India has successfully test fired its first indigenous anti-radiation missile called the Rudram 1, which has been developed by DRDO for the Indian Air Force. So Rudram 1 missile is an air-to-surface missile developed by DRDO. It is integrated with Indian Air Force Sukhoi 30 MKI fighter jets. It is India's first indigenous anti-radiation missile, and it allows the Indian Air Force to accurately hit radiation emitting targets. The missile can be launched from varying altitudes ranging from 500 meters to 15 kilometers, and it has a range of up to 250 kilometers depending on the launch conditions. It has a speed of up to 2 Mach, and this precision is very important for the suppression of enemy air defense operations, enabling the destruction of enemy radars and communication sites from long standoff ranges.
So the next topic is humid heat. This topic is important for your environment section. So people in India have been exposed to extreme levels of humid heat during monsoons, and this number has increased by at least 67 crores over the period of 1951 to 2020. What is humid heat? It results from higher temperature and high levels of moisture in the air. Uh, as a result, a person can feel hotter than the same temperature in a dry environment. Humid heat tends to be more dangerous as the moisture does not evaporate as efficiently, so more heat remains in the body. It is very common to feel damp and sticky in hot and humid weather or heat. It can cause hyperthermia, which is overheating, which results out of your body's inability to effectively let out heat. Hyperthermia can cause dehydration, fatigue, muscle cramps, heat exhaustion, fainting, heat stroke. Then, what is dry heat? It occurs when there is low humidity. The absence of moisture in the air allows the water to evaporate more quickly, and the temperatures may seem cooler than they would have been in a humid environment. So, dry heat can feel more tolerable initially because sweat evaporates quickly, providing some relief. But dry heat can cause dehydration faster. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.